हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी एनसीएफ सन 2005 की, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। सी टेट में आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ, जिससे आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपका ईवीएस में, साइकोलॉजी में या हिंदी में, ये आपके आने वाले जो पांचों सब्जेक्ट हैं सीटेट में, किसी भी सब्जेक्ट में, पेडागोजी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनसीएफ से रिलेटेड आपसे 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल सीटेट में। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कि एनसीएफ सन 2005 है क्या। इससे पहले की वीडियो मैं आपकी डाल चुकी हूँ। आपकी साइकोलॉजी की पैडागोजी हो चुकी है, आपकी ईवीएस की पैडागोजी हो चुकी है, मैथ की पैडागोजी हो चुकी है। तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एनसीएफ जो है सन 2005 वो होता क्या है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005 क्या है। तो पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में। तो यह है कि व्हाट इज द एनसीएफ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एनसीएफ क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है। ठीक है, 1986 के अनुसार क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, जो बच्चों को प्रदान की जाती है, उसको विकसित करने की एक साधन है क्या, एनसीएफ। शिक्षा नीति पहले 1986 में, बाद में 1988 में, उसके बाद में सन 2005 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की गई है। कहने का मतलब यह है कि पहले इसे किस में चेंज किया गया था, 1986 में से लागू किया गया था। फिर 1988 में इसमें थोड़ा बदलाव किया। फिर सन 2005 की नीति के अनुसार क्या है, अब हमारी जो पाठ्यचर्या चलाई जा रही है उसी के बेस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रूपरेखा विकसित की गई है। शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया है। इसकी जो शुरुआत हुई है ना गाइस, वो हुई है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब बात कर लेते शुरुआत करने का रीजन क्या था। देखो, लिखा है कि इसकी जो समिति के अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ और सिर्फ मेन जो मकसद था चालू करने का एनसीएफ का, वो ये था कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए स्कूल में। ठीक है, इसे माध्यमिक विद्यालयों में भी किया गया, प्राइमरी जो विद्यालय होते हैं आपके, सभी में लागू किया गया था। इसीलिए कि एक पैटर्न होना चाहिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनके अध्यक्ष कौन है, यशपाल है, प्रोफेसर यशपाल है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, शिक्षा बिना बोझ के। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, इनका कहने का मतलब था जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसे बोझ ना करके, बल्कि उन्हें आनंदित में करके और उनके जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाए, तो क्या हो जाता है, काम इजी हो जाता है। इनके अनुसार बच्चों को शिक्षा देना, ना कि उनकी शिक्षा को बोझ बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पढ़ाई को बच्चों को आनंदित करके पढ़ाना है, मतलब बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उन्होंने समाज से सिफारिश की कि पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा में परिवर्तन लाना चाहिए। देखो, एक तो होता है कि बार्डर, जैसे कि आज की टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों को किताबें इतनी दे दी गई हैं कि वो क्या करते, पूरे दिन किताबों में ही गुम रह जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जो वो ज्ञान ले रहे हैं उसे हमें कहाँ यूज करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था, प्रोफेसर यशपाल ने, कि शिक्षा बिना बोझ के देनी है और बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। यानी कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उसे हम यूज करना भी सिखाएं, तो क्या होगा, बच्चे क्या है, आनंद में करके, यानी कि खुश होकर पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में आगे। एनसीएफ के सिर्फ और सिर्फ 5 सूत्र बताए गए, यानी कि 5 अध्याय बताए गए। और यही 5 अध्याय आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 5 अध्यायों से क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल।
आई गारंटी 100% एनसीएफ से आपका क्वेश्चन सी टेट में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं इनके 5 सूत्र जिनके बारे में पूछा जाता है। एनसीएफ सन 2005 के 5 सूत्र जो अध्याय हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि रटने की विधि से शिक्षण को अलग करना। मतलब कि बच्चों को बिल्कुल भी रटाना नहीं है। जो भी शिक्षण हम यानी कि उन्हें जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक ऐसी विधि देनी चाहिए जिसमें रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझाकर हर चीज़ को समझाना है, बताना है, बल्कि उन्हें रट्टे नहीं लगवाने, क्योंकि रट्टे का ज्ञान कभी भी विकसित नहीं किया जा सकता। वो कुछ टाइम के लिए रहता है और बिल्कुल फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो रट्टे नहीं लगवाने, आम भाषा में कहा जाए तो। सेकंड है कि स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। देखो, स्कूल से बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ने का मतलब ये है, अगर आपने प्लस या माइनस के सवाल कराए हैं तो बच्चों को उन्हें यूज़ करना सिखाना चाहिए। जैसे कि आप उनसे कहो, बेटा आपको हम 10 रुपए देते हैं, आप अगर 5 रुपए का सामान लाते तो आपके पास कितने पैसे बचे, तो वो माइनस करेगा और 5 रुपए बता देगा। तो ये क्या हुआ, बाहरी ज्ञान से हमने उसे जोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं हम उसे डंडे वाली लाइन ही सिखाते रहेंगे कि बेटा 5 10 डंडे खींचो, 5 का सामान आया, 5 खत्म। तो ये तो स्कूल का क्या है, स्कूल के ज्ञान को हमने बाहरी ज्ञान से जोड़ दिया। तो जिससे क्या हुआ, बच्चे को यूज करना भी सीख जाएगा और वो नई नई बातें भी सीख पाएगा। थर्ड है कि कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने और इसे अधिक लचीला बनाने के लिए क्या है, कक्षा में सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने, यानी कि जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो क्या करेगा, बच्चा जो है वो परीक्षा के लिए भी एकीकृत करेगा, यानी कि बिल्कुल तत्पर रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई ज्ञान उसे दे रहे हैं, अगर हम उससे कहें बेटा आज आपका टेस्ट है, तो वो क्या होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसे पता है जो उसकी टीचर ने उसे सिखाया है वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। आपने देखा होगा, कभी कभी छोटे बच्चों से कहो कि बेटा हम आज आपको इमला बोलने वाले हैं, जो इमला में माहिर होते हैं वो एकदम से पटाख से कह देते हैं कि हाँ टीचर जी हमें आज सीखना है, या हमें आज इमला बोल दीजिए और हमें आज पढ़ना है। क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चा एक्साइटेड होता है, रुचिपूर्ण होता है, तो वो सीखने के लिए भी तत्पर रहता है। इसे और अधिक लचीला बनाने के लिए, अधिक लचीला बनाने का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, अगर हम बच्चों को बहुत ही अच्छी सुविधा दे रहे हैं पढ़ाने की, तो वो क्या होगा, अपने पैटर्न को हमने क्या कर दिया, लचीला बना दिया। कठिन नहीं बनाया है, सुविधादाता बनाना है बच्चों के लिए। अपना कोई भी पैटर्न हमने अगर सिखाने के लिए रखा गया है क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसे लचीला बनाना चाहिए। फिर फोर्थ है हमारा कि पाठ्यचर्या को पुस्तक पर केंद्रित ना करें। यानी कि जो भी हमने अपना एक पैटर्न बनाया है, या फिर उसका पाठ्य पुस्तक कहते हैं ना, हमारा सिलेबस जो है, उन्हें हम पुस्तकों पर ही केंद्रित नहीं करना है, बल्कि उसे भारी ज्ञान से जोड़ना है, उसे नई नई बातें सिखानी है। अब मान लो जो किताब में लिखा है सिर्फ हम वही पढ़ा देंगे, तो बच्चा नई नई चीजें कैसे सीखेगा। तो हमें क्या करना है, पुस्तकों पर केंद्रित नहीं रहना है, यानी कि जो पुस्तकों का ज्ञान है उससे अलग भी हमें उन्हें ज्ञान देना है, उसकी बाहरी दुनिया से उसे जोड़ना है। तो बच्चों को क्या करना, बाहरी दुनिया से जोड़कर उन्हें सिखाना है। जो पुस्तकों में लिखा है उसके अलावा भी हमें उन्हें बहुत सी चीज़ें बतानी होती है, अपने लोकतंत्र के बारे में भी बताना होता है और बाहरी ज्ञान को भी बताना होता है। तो इसी में यही जो पॉइंट है हमारा, वो कहता है कि पाठ्यचर्या को पुस्तकों पर केंद्रित ना करें, यानी कि जितना भी हमारा सिलेबस या कार्यक्रम है उसे हमें पुस्तकों तक ही केंद्रित नहीं रखना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5, यानी कि 5वां इसका अध्याय, यानी कि सूत्र। इसमें बताया है कि राष्ट्रीय मुद्दों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमारे राज्य के हैं, राष्ट्र के बारे में बताते हैं, उन्हें हमें पाठ्यक्रम में बताना चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान, ठीक है, हमारे संविधान के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, यानी कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है, उन सबको क्या है हमें अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि बच्चे को हमारी गवर्नमेंट, हमारे इतिहास, हमारे संविधान के बारे में अच्छे से अवेयर हो। यानी कि जो हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय मुद्दों को क्या क्या है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, ये सारा ज्ञान बच्चों को
होना चाहिए। ये थे आपके एनसीएफ के 5 सूत्र, जिसके आधार पर आपसे पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 सूत्रों के आधार पर। ठीक है, अब तो मैंने आपको बता दी कि 5 सूत्र कौन कौन से। अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बता देती हूँ इसके बारे में, एनसीएफ के। ठीक है, क्वेश्चन हम अभी करेंगे, इसमें दो तीन बातें और देख लेते हैं। एनसीएफ सन 2005 में स्कूल शिक्षा के प्रति एक स्तर पर चर्चा की गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एनसीएफ का जो रूल है, इसके बारे में जो है सभी स्तर में बात की गई है शिक्षा में। जैसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ये जितने भी विद्यालय होते हैं उसमें शामिल किया गया है एनसीएफ को। चाहे वो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे हों, आंगनवाड़ी के बच्चे हों, या फिर फर्स्ट टू एट तक के बच्चे हों, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हों, जो एनसीएफ का रूल है उसकी बात जो है वो बच्चों तक की गई है। ठीक है, इसमें दो तीन बातें हैं जो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि यह है, छात्र खुद का ज्ञान निर्माण कर सके, यानी कि जो बच्चा है वो खुद से अपने ज्ञान को सर्जन कर सकता है, अपना ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तब भी वो एक स्किल्स लेकर ही पैदा होता है। बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वह अपने काम को करने के नए नए तरीके खुद ही निकाल लेता है। अगर आप उसको जोड़ घटाने या कोई भी काम देते हो, तो वो क्या करता है, खुद से करने की भी कोशिश करता है। तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा खुद से ही अपने ज्ञान का निर्माण कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कि पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था अभी, जो पाठ्यक्रम है उसका बोझ कम कर दिया जाए। इससे क्या होता है, बच्चा जब बोझ कम हो जाएगा तो वो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस देगा। अगर आप उस पर बर्डन दे देती हो कामों का, तो वो क्या करेगा, उसी में सीमित रह जाएगा। तो वो पढ़ कब पाएगा, कब कब नई नई चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है, थर्ड है कि ग्रेडिंग पर बल नहीं देना। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को नहीं करना चाहिए। आपको ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं देना चाहिए। ये ठप्पा बच्चों पे नहीं लगाना चाहिए कि वो ए प्लस ला सकता है, वो बी प्लस ला सकता है। इससे क्या होता है, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होती है और वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी टीचर को नहीं करना चाहिए। फोर्थ है कि शिक्षण रटने की जगह ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सूत्र में बता ही दिया था कि ज्ञान को जो है वो रटने की जगह पर क्या है, उसे ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे सीख रहा है और किस में वो बेहतर सीख रहा है। ठीक है, रट्टे नहीं लगवाने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके दो तीन क्वेश्चंस की, कि किस टाइप के आपके से क्वेश्चन एनसीएफ से पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 अधिगम के रचनावादी उकाबम पर बल देती है। कहने का मतलब यह है, जो हमारी क्या है, जो हमारी एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वो अधिगम यानी कि सीखने पर, रचनावादी यानी कि एक्टिविटी जो बच्चा करता है उस पर बल देती है। ठीक है, क्योंकि वह डेड डैश पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। वो कहती है कि बच्चा है जो है वो सृजनात्मक होता है, खुद से एक्टिविटी बना लेता है, तो उस पर बल देती है। तो इन बातों में से वो किस पर केंद्रित है, कि बच्चा खुद से सीखता है। ए, शिक्षक द्वारा पढ़ाना और अनुदेशन। बी, परिभाषा और सूत्रों को याद करना। देखो, याद करना तो कोई मैटर नहीं होता, परिभाषा वगैरह तो कुछ भी गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है, और शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, देखो शिक्षक के द्वारा तो बच्चा पढ़ता ही है, लेकिन इसमें क्या आ गया है कि बच्चा खुद से भी तो सीखता है, नहीं सीखता है। सी है नियमित घर से काम देना। देखो, घर से काम देने का कोई मतलब नहीं, फिर वही बात हो जाएगी, उसे बोझ बढ़ाना हो जाएगा उसका। ठीक है, डी है गतिविधि में शामिल करते हुए बच्चों की सक्रियता भागीदारी। इसका मतलब ये होता है कि एक्टिविटी में बच्चा क्या है, शामिल होता है और बच्चों को सक्रिय भागीदार, यानी कि वो एक्टिविटी करता है, एक्टिव रहता है और सब काम में शामिल होता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा, खुद से सीखेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय चार यानी कि एनसीएफ है, वो भी तो यही कहता है, बच्चा एक्टिविटी में भाग लेगा तभी तो वो सीख पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा डी हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने इसमें रखे हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि एनसीएफ सन 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका होता है।
जैसी बात है, जो गणित हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है, तर्क लगाता है, एक निश्चित तरीका है। दिए गए कथनों में से वह कथन चुनो जो निम्न सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, वो एक ऐसा ऑप्शन बताया गया है कि इसमें ना तो सोचा जाता है ना ही तर्क किया जाता है, बिल्कुल भी एनसीएफ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ए है, अंक वाले प्रश्न को हल करने के लिए ये सूत्र याद करना। फर्स्ट क्या है, अंक वाले प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद करना। देखो सूत्र तो याद करवाना नहीं है, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी है। बी है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप और अभ्यास। क्या है कि मतलब कक्षा में क्या कराना चाहिए, बच्चों को एक्टिविटी करानी चलानी एक्टिविटी करवानी चाहिए, और क्या कराना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चे की सोचने की तर्क या क्षमता बढ़ती है। सी है, पाठ्य पुस्तक में लिखने का तरीका। देखो लिखने का तरीका कोई मैटर नहीं करता है तर्क और सोचने में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। बी कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, यानी कि कक्षा में एक एक्टिविटी का माहौल बनाना चाहिए और बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, वो सोचने और तर्क करने में क्या करेगा, माहिर हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा इसमें, बी हो जाएगा। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एनसीएफ के द्वारा ये आपके आने वाले यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में आपसे ये पूछे गए हैं, जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। यानी कि जो एक लंबी आकृति बनाई जा रही है एनसीएफ के द्वारा, ये किस पर संकेत कर रही है, मतलब ये क्या पढ़ाना चाहती है बच्चों को, एक लंबी आकृति बना दी है। तो ए है कि चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, कोई बहुत बड़ी समस्या है इसलिए एक लंबी आकृति बनाकर सिखा रहे हैं बच्चों को संकेत के द्वारा। बी है कि गणित के खेलों का सर्जन करना। तो गणित में खेलों का सर्जन लंबाई से क्या मैटर हो सकता है। सी है, हास्य सिद्ध अनुभव प्रदान करना, यानी कि खुद से ही बच्चे अनुभव प्रदान कर रहे हैं अपने आप को। फिर डी है कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। तो देखो, तो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। लंबी आकृति का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करा था किसी काम को और लंबा तक हम आगे तक उसको ले गए हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एक काम से दूसरे काम को बच्चों को अच्छे से सिखा दे। यानी कि एक काम सिखाकर फिर हम क्या करते हैं, उसी के सहारे बच्चों को दूसरा काम उससे रिलेटेड करके सिखा देते हैं। यह इसका अर्थ, यानी कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसी बात है, उन्होंने जो मैथ को बहुत, एनसीएफ ने मैथ को बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी और सुसंगत महत्वपूर्ण होना चाहिए ये बोला गया है, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो हमारे सारे सब्जेक्टों में काम आता है। ठीक है। तो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा सन 2005 है वो कहती है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है, यानी कि जो ये वर्ड यूज हुआ है महत्वाकांक्षी, इसका क्या अर्थ बताया गया है, ये जो वर्ड है आपका महत्वाकांक्षी, इसका क्या अर्थ है एनसीएफ में। ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले अपने, अब पढ़ लेते हैं अपने सारे चारों ऑप्शन। फर्स्ट है कि गणित के संकीर्ण लक्ष्यों को, यानी कि गणित के जो संकीर्ण लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी का यूज किया गया, बताया गया तात्पर्य। ये गणित को अन्य विषयों से जोड़ने के लिए कहा गया है। ये गणित के अनुप्रयोगों के बारे में बताया गया है। ये गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। जैसे कि हमने अपने एनसीएफ के सूत्र में पढ़ा था कि गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, अन्य विषयों को जोड़ने की, बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए क्या है, महत्वाकांक्षी बताया है। क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट है वो हमारा साइंस में भी काम आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है, ईवीएस में भी आ जाता है। कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना आपको मिलता ही है गणित से रिलेटेड। ठीक है। तो गणित हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है हमारे एनसीएफ के रिकॉर्डिंग भी और सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग भी। ठीक है। तो ये थे आपका एनसीएफ का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी डेली
6 बजे होती है। मैं आपका कोशिश करती हूँ एक ना एक टॉपिक जरूर कवर करवाऊँ, और मैं आपके पांचों सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। ठीक है। तो फिर आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।